Dear students, in this part of lecture, we will discuss about a new material. अभी तक आपने कंडक्टिंग मटेरियल तो पढ़ा और जो सॉलिड कंडक्टर्स है उसमें आपने ये बात मानी कि उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लैटिस से अपनी स्पेस को छोड़ चुके हैं और कंडक्टिंग वॉल्यूम में रोम कर सकते हैं. अभी हमें जो डिस्कशन करना है वो डाइलेक्ट्रिक का. डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आता है और उसका इफ़ेक्ट हमारा अगर हम कैप्सर की स्पेस को किसी डाइलेक्ट्रिक से फिल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है. ओके, तो फर्स्ट थिंग विल डिस्कस अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कैसे होते हैं धीरे धीरे हमें यहाँ पे पार्ट खुलता जाएगा जैसे जैसे चैप्टर ओपन होगा, जैसे जैसे पार्ट ओपन होगा. तो पहली बात तो एक चीज़ समझो, जब आप डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम को सोचोगे तो दिमाग में एक चीज़ याद रखनी है. इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन डाइलेक्ट्रिक्स there are no free electrons or you can say charge carriers. ओके, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं. तो बच्चे एक बात पक्की, जब चार्ज कैरियर्स ही नहीं होते हैं तो क्या हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर दिया जाए तो क्या हम लोग उसको एक सिंपल नॉन कंडक्टिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप उसे नॉन कंडक्टिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं. ओके, तो सर इसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं. इससे किससे मिलके बने होते हैं? तो बेसिकली जैसे मान लो आपके पास वाटर है, कोई मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या होती है? सर कोई भी आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल उठाते हो, आपने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया और सबको पता है कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लोगे तो सर वो कई सारे एटम्स मिलके बना होगा. हो सकता है डायटॉमिक हो तो 2 से, ट्राइटॉमिक हो तो 3 से. तो वो कुछ एटम से मिलके बना हुआ है. अब इसमें एक चीज़ आती है कि जब आपका कोई भी एटम बने से मान लीजिए आपने कोई पॉली एटॉमिक मॉल लिया, N2 ले लिया. अब N2 में सबको पता है सर जब आपस में इनके बीच में बॉन्ड शेयरिंग होगी, से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो दोनों शेयरिंग को बराबर रखेंगे. सर इसमें कोई भी मॉलिक्यूल आपका, कोई भी एटम ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा ना अपने से इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो इसको हम लोग कैसे खुश कर सकते हैं? सर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इस पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है. ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका? तो आप बोलोगे नॉन पोलर. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है. इस तरह के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनके पास अपनी पोलैरिटी नहीं होगी और उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा. क्लियर? तो आपके पास एक तो इस तरह के मॉलिक्यूल आ गए जिसमें आपके पास जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है किसी तरफ शेयर नहीं हुआ. लेकिन अगर उसी को आप कंपेयर करिए, मान लीजिए आप किससे कंपेयर करते हैं? HCl से कंपेयर करिए. अब HCl में जो बॉन्डिंग बनी वो उस बॉन्डिंग में देखा गया तो Cl आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने क्या किया? सर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा पुल कर लिया तो इसका जो क्लाउड था वो पार्शियल नेगेटिव हो गया. सहज का जो रीजन था पार्शियल पॉजिटिव हो गया. सर इस मॉलिक्यूल को हम लोग अपने स्ट्रक्चर में ऐसे शो करेंगे प्लस माइनस. सर इन मॉलिक्यूल्स को हम किस कैटेगरी में रख देंगे? सर पोलर मॉलिक्यूल्स. तो अगर आपसे कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक क्या हुए, तो डाइलेक्ट्रिक जिनमें सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्ज कैरियर्स नहीं है. ये कंडक्टर के अलावा एक दूसरी वैरायटी जो हमें चैप्टर में डिस्कस करनी है. तो अगर आप देखोगे तो पोलर मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है. ये परमानेंट डायपोल मोमेंट आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स जो लिए हैं बच्चे एटम, उनके बीच का डिस्टेंस और कितना आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस हुआ है. तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर देखोगे तो सर 2 टाइप के आ गए. पहली वैरायटी आपके पास क्या आ गई? नॉन पोलर. दूसरी वैरायटी क्या आ गई? आपके पोलर. क्लियर? पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट इंडिविजुअली नॉन जीरो होगा. ठीक है, अब बात आती है डायपोल. ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक लिए वो क्या हुए? तो सिंपल सी बात है, डाइलेक्ट्रिक में
बहुत सारे आपके, अगर कोई सैंपल लो, कोई भी वॉल्यूम ले लो, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आपने एक यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम इमेजिन किया, सर कोई भी रैंडम शेप ले सकते थे, यस सर, पर हमने इस तरीके से लिया, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में लिया, ठीक है। अब ये मुझे बताया गया सर डाइलेक्ट्रिक है। आपको अगर याद हो तो कंडक्टर में मैंने कैसे बोला था सर, कंडक्टर में मैंने आपसे बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन से रोम करते हैं। यहाँ पे बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, यहाँ पे हो सकता है आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो, पर वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ थर्मल एजिटेशन है, वो रैंडमली अरेंज हैं। तो अगर मैं उनको शो करना चाहूँ तो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ सर, मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे डायपोल्स थे, ओके, ये मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे भी रख सकते हैं आप, रैंडमली अरेंज कर दीजिए, जितना ओरिएंटेशन आप सोच सकते हैं बना दीजिए। से इनमें कुछ सिस्टमैटिक सेटिंग नहीं है, नहीं सर, सब इधर उधर अरेंज है, ओके सर। ये कैसे मॉलिक्यूल्स सिखाया हमने, सब पोलर मॉलिक्यूल्स दिखाया आपने। तो ये मैंने जो दिखाया आपको डाइलेक्ट्रिक दिखाया। इस डाइलेक्ट्रिक में अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यस सर। सर अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो खास बात क्या है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी वॉल्यूम में देखोगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। एवोगैड्रो नंबर कंसिडर करो, याद करो, ठीक। पर एक बात पक्की कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी छोटा सा वॉल्यूम लेता हूँ, कोई भी वॉल्यूम ले लो इसके अंदर बच्चे, है ना, किसी भी पार्ट में आपका नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। नेट डायपोल मोमेंट बेटा क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि सर जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके रैंडम अरेंजमेंट की वजह से आपका नेट डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का 0 आएगा। अब बात आती है कि सर ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बना दिया, ऐसा है, ठीक है, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। सर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का है, हाँ, इंडिविजुअल एटम का अगर बात करोगे या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करोगे, पोलर मॉलिक्यूल है, सर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो है पर टोटल 0 है। तो सर इसको हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम इसमें क्या करें, अगर बच्चे इस तरह के मटेरियल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो सब पे टॉर्क आएगा। अगर आपको याद हो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे जो डायपोल्स होते हैं उन पे टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वजह से टर्न करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने जब इनको रखा है, इस पूरे सेटअप को, डाइलेक्ट्रिक को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्लियर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे का मैं बनाऊँ तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू से पहले दिन से आपको रेड लाइन से दिखाया, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ गई यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी, क्लियर। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये जो डायपोल ऊपर बनाया था इसको आपने रखा। अब देखो सीधी सी बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इंडिविजुअल डायपोल पे कुछ ना कुछ तो आपका फोर्स आएगा। सर फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल पे अगर देखा जाए नेट फोर्स ऑन डायपोल, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन डायपोल 0 होगा। टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क पिक्चर हम सबने पढ़ा था, कितना आता था, P क्रॉस E या P साइन थीटा आता था। एनर्जी भी याद हो इंडिविजुअल डायपोल की माइनस P.E होती थी, याद है। पर एक और बहुत अच्छी बात थी, मैंने आपको बताया था कि सर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो डायपोल कोशिश ये करता है कि अपनी एक्सेस को अलाइन कर ले, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस तरह के मेटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इंडिविजुअल डायपोल पे कोई टॉर्क आएगा और जिससे वो कोशिश करेंगे अपने एक्सिस को किस डायरेक्शन में अलाइन करने की, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको तुम डायग्राम में शो करो तो ऐसा आएगा। तो एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सारे डायपोल अरेंज हो जाएंगे, बेटा ये डिसिप्लिन डायपोल थे जो थ्योरी के हिसाब से चल रहे थे, कुछ एक आध नहीं भी होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कुछ इस तरीके से आ गया कि आपका जैसे प्रिंसिपल सर होते हैं तो बच्चे ग्राउंड में इधर उधर भागते रहते हैं, जैसे यहाँ पर है रैंडम है, तो उनका नेट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है। पर जैसे प्रिंसिपल सर आए तो सारे बच्चे अच्छे से लाइन में खड़े हो गए, पर तब भी एक आध बच्चा तो शैतान रह जाएगा ना। वैसे यहाँ पे हुआ कि सब मैक्सिमम डायपोल्स आपके यहाँ पे अरेंज हो गए इस तरीके से, और अरेंजमेंट से कुछ बढ़िया सा इफेक्ट आएगा, चलो वो देखेंगे। तो भाई आपने जो चार्ज बनाए थे माइनस प्लस, याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाते थे। इस समय सारे डायपोल अपनी इक्विलिब्रियम
स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे, ये वो जगह जहाँ वो प्रेफर करते हैं। हाँ, नो डाउट अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल इरिटेशन की वजह से कुछ डायपोल ऐसे होंगे जो अपने आप को इधर उधर सेट कर लेंगे, पर स्टिल आपको इस पूरे डायपोल के कहीं पे स्ट्रक्चर में देखोगे, अंदर जाके देखोगे किसी भी वॉल्यूम में, चाहे पूरे वॉल्यूम ले लीजिए, इस वॉल्यूम में देखें तो क्या नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा? यस सर। तो अभी आपके अगर क्योंकि प्रॉपरली अरेंज हो गए तो नेट रैंडमाइजेशन खत्म हो गया, तो नेट डायपोल इस बार आपका नेट डायपोल मोमेंट किसी वॉल्यूम का नॉन जीरो होगा, मॉलिक्यूल का तो हो गई। क्लियर? अब बच्चे अगर मैं बात करूँ, से ये बात आपने किसकी बताई? ऐसे डाइलेक्ट्रिक के जो पोलर होंगे, पर अगर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर हो तो क्या होगा? जब डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर होगा तो भी हम देखें क्या होता है। जब देखो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर होगा तो किस उसके अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? तो उसके अंदर से इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मज़ेदार बात ये होगी कि सर इस बार इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, और जब इंडिविजुअल का ही ज़ीरो है तो कई सारे ज़ीरो जोड़ के भी तो ज़ीरो ही आना है ना। तो सर इस बार तो सही डाइलेक्ट्रिक बनाया, किसी में भी मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा रहा हूँ। अब अगर बच्चे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करूँ तो मुझे एक बात बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से क्या होगा? ठंडे दिमाग से सोचो, ये जो आपके पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैसे मॉलिक्यूल्स थे बच्चे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अगर आप लेते हो, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, तो आप क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से राइट में पुश होगा, माइनस इधर होगा। तो इस बार अगर मैं पूछूं, अगर आप इस तरीके से रखोगे तो क्या आपको लगता है अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हो तो सेंटर प्लस माइनस कोइंसाइड करते? यस सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, हर मॉलिक्यूल का, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्लाइटली डिस्टर्ब होगा तो प्लस किस डायरेक्शन में चला जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस उल्टा आएगा। तो अब मुझे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस बार आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, क्या वो भी आपको लगता है बेटा इस तरीके से प्लस माइनस? अब सेंटर ऑफ प्लस माइनस क्या चेंज हो गया होगा? यस सर। तो क्या आपने पहले इस बार क्या किया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोलर बनाया, और जब आपने उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोलर बनाया तो आगे की कहानी तो पक्का है ही है। अब ये मॉलिक्यूल जो बने होंगे वो आपके टर्न भी करेंगे और अपने आप को सेट कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो सिंपल सा डिस्कशन है, अगर आप इस तरह के मटेरियल को जो कि नॉन पोलर का होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उससे डायपोल हर मॉलिक्यूल में इंड्यूस होगा, और आपके वॉल्यूम में भी नेट डायपोल मोमेंट आएगा। तो आपको यहाँ पे कोई पूछे नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो सर नेट डायपोल मोमेंट इस सिनेरियो में नॉन जीरो आएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा हायर लेवल पे बात चली जाती है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे तो उसमें कितना डायपोल मोमेंट अपीयर होता है। देखो हर किसी में एक जैसा तो नहीं होगा तो उसको अगर आपको देखना है कि कितना अच्छा पोलराइजेशन देता है, तो ये हमारे कोर्स के बाहर का है, पर जस्ट याद रख सकते हो, एक पी वेक्टर लिखते हैं। ये डायपोल मोमेंट नहीं है, ये कैपिटल पी है, ये बेटा इसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है ना? जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे देता हूँ कि आपको अगर निकालना हो कि भाई कितना अच्छा पोलराइजेशन हुआ है, तो पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है आपका पी आता है। जितना बेटर आपका टर्निंग होगी, जितना बढ़िया आपका रिस्पॉन्स आएगा, उतना आपका पोलराइजेशन बेटर होगा। पोलराइजेशन क्या होता है? सिंपल सा टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो तुमने सैंपल लिया है उसके वॉल्यूम से यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट आया। अब देखो ये दोनों ही, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, आप अच्छे से देखो, ये जो सरफेस थी इसमें माइनस 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 माइनस, इस सरफेस पे प्लस 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 प्लस, और जोड़ी में अंदर देखोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये चार्ज कुछ इस तरीके से इंड्यूस हुए कि इंटीरियर में अभी भी चार्ज नहीं है, इंटीरियर में चार्ज नहीं है, इंटीरियर में टोटल चार्ज जीरो है, पर जो सरफेस थी वो आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऑन करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑन करी बच्चे? आपने राइट साइड में ऑन कर दी इस तरीके से। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑन करते हो तो अपने आप ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वाली साइड थी उस पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ओके, क्योंकि डायपोल का माइनस इस साइड आ गया और इस साइड आपका प्लस आ गया। इनर वॉल्यूम में अगर पूछा जाए तो अभी टोटल चार्ज जीरो होगा, पर सरफेस पे क्या कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया? तो हाँ सर, यहाँ सिग्मा आ जाएगा, नो डाउट। अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूँ, दिख रहा है ये वॉल्यूम जो अंदर आ रहा है ये चार्ज फ्री है, यहाँ चार्ज नहीं है।
सर चार्ज मतलब एक्सेस चार्ज, सर चार्ज से फ्री है तो पक्की बात इसके लिए अगर पूछा जाए तो इस वॉल्यूम के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक तरीके से आपका सरफेस पे चार्ज आ गया और इस चार्ज को बच्चे हम सिंपल सा प्यारा नाम दे देते हैं इंड्यूस चार्ज। ये भाई इस बार देखो कंडक्टर में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स भागे थे इसलिए चार्ज इंड्यूस हुआ था। इस बार इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं पाए, टर्न किए हैं, तो एक सरफेस आपकी नेगेटिवली चार्ज होगी और एक सरफेस आपकी पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? तो ये एक हमें डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट मिला। तो इन डायलेक्ट्रिक देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स। डायलेक्ट्रिक बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। N2 लोग हैं भाई, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बड़ी फैमिली है। मैंने N2 ले लिया, SA ले लिया, दोनों को एक एक एग्जाम्पल है, एक पोलर एक नॉन पोलर का। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे वैसे आपका अंदर वाला सरफेस पे तो चार्ज 0 हो जाएगा, लेकिन सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ से हम लोग को बच्चे रिस्पॉन्स एक देखना होता है कि भाई दो वर्ड हैं बड़े प्यारे प्यारे से, एक टर्म है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कोई पूछे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो हर मटेरियल का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। भाई माइका लोगे, पेपर ले लिया आपने, भाई किसने का टेफ्लॉन ले लिया, भाई देखो सब जगह यूज़ होते हैं ये सब चीज़ें। तो क्या सबका अपना अपना कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है? हाँ सर। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी आई कि जब तुमने डायलेक्ट्रिक बनाया था थोड़ी देर पहले, देखो ऐसे ये तुम्हारे पास एक डायलेक्ट्रिक वॉल्यूम था, क्लियर। अब तुमने जो राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी थी वो तुमने अप्लाई कर दी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चे मैंने नाम E0 रख दिया, है ना, ये आपने अप्लाई करे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से ये जो सरफेस थी वो आपके नेगेटिवली चार्ज हो गई, है ना। डायपोल टर्न होकर ऐसे खड़े हो गए, इस साइड डायपोल का प्लस आ गया तो सर ये ऐसे आ गया, क्लियर। अब मुझे बताओ क्या आपको लगता है इंड्यूस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो E0 आई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस आ गई। ऑनेस्टली बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किधर होगी, फ्रॉम प्लस टुवर्ड्स माइनस। तो आप सिंपली बात बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इनसाइड, बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक, अंदर वाले पार्ट में कितनी होगी? तो आप बोलोगे आपने E0 अप्लाई करी और E इंड्यूस ने उसको, ये इन नहीं है, E इंड्यूस्ड है, E इन इज इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आपको लगता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पहले थी उससे थोड़ी कम हो गई? यस सर। इससे कितनी कम हो गई? अब सिंपल सी बात आती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो सेम डायरेक्शन में, पर उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा E0 से बाहर वाली फील्ड से कम हो जाता है। तो कितना कम होता है? इसी टर्म को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर पूछूं सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक कितनी होगी, तो आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0/K, जितनी बाहर होगी उससे 1/K टाइम्स हो जाएगी और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको बेटा मैं फिर से लिख देता हूँ, E नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E0/K, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन बिकॉज K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये नेगेटिव नहीं होगा। हायर फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये अलग तरीके से आता है, पूरा मैट्रिक्स के टर्म में आता है, पर अभी पूछा जाए तो इसको लीनियर डायलेक्ट्रिक बोलते हैं। लीनियर डायलेक्ट्रिक में K की वैल्यू होती है, K पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसमें K कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है? तो K की वैल्यू बच्चे आपकी 0 हो सकती है और K की वैल्यू 1 हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे देखो अच्छे से, K की वैल्यू 1 कब होगी जरा देखो से, K की वैल्यू 1 कब होती है? तो K की वैल्यू 1 का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 ही रहे, इसका मतलब सब वैक्यूम की बात कर रहे हो। K की वैल्यू बेटा क्या इन्फिनिटी हो सकती है? K की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी। तो K की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होती है तो K की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? E0/इन्फिनिटी, और E0/इन्फिनिटी का मतलब नेट फील्ड 0 हो गई, और नेट फील्ड 0 होती है तो ये बच्चे यहाँ पास मेटालिक कंडक्टर के लिए आता है। तो एक तरीके से पूरी दुनिया दो पार्ट में आ गई। एक पार्ट पे आपका वैक्यूम है जिसमें आपका K की वैल्यू 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा आपके पास क्या आ गया? कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, मेटालिक बॉडीज़ आ गई, इनके लिए K की वैल्यू क्या आती है? आपकी इन्फिनिटी आती है। इसके बीच में आपकी डायलेक्ट्रिक की दुनिया है, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछे तो सिंपल सा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना कमज़ोर हो गई, ये बात मुझे किससे पता लगती? K से पता लगती है।
तो k कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अगर आप इसे कंडक्टर से रिलेट करोगे तो बेटा आप इन्फिनिटी बोल सकते हो। तो ये पॉइंट आया k का। जैसे मैं आपसे बच्चे बात करूँ, कोई मुझे बताया कि मेरे पास पेपर है ना, पेपर में डाइलेक्ट्रिक लेता हूँ, पेपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, पता लगा सर पेपर की वैल्यू k इक्वल टू 3.5 है। और सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.5 का मतलब समझे क्या हुआ? सर मैं पेपर से बना हुआ एक वॉल्यूम बनाऊँ, है ना, नॉर्मल पेपर से बना वॉल्यूम बनाऊँ, तो बच्चे क्या होगा, बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई करोगे और अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर शो करोगे तो सर स्ट्रॉन्ग होंगे, सर उनके बीच का गैप कम होगा, पर अंदर जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, देखो डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कम हो जाएगी और बाहर के कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई के। तो सिंपल आइडिया देने के लिए आपको बता दिया कि और पेपर के लिए अगर 3.5 होता है तो 3.1 बाय 3.5 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? तो सिंपल सा डिस्कशन है सर, जितने भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आपकी वीक हो गई होगी, और इसी पॉइंट पे आप चाहो तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी एक कमेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ई नॉट बाई के हो गई है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आई थी उसमें तुमने एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी थी, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में थी, पर अब वेक्टर यहाँ पे ना लगाओ तो ठीक है, क्योंकि तुमने डायरेक्शन ऐसे लिख लिया। तो सिंपल टर्म से समझो कि दो ही डायरेक्शन है, प्लस माइनस, तो बात बिना वेक्टर की भी चल जाएगी। तो कोई पूछे तुम्हारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पुराने वाले से कितनी हो गई, 1 बाय के टाइम्स, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। ये क्लियर है? इसी में बेटा एक टर्म और आता है जिसको बेटा, क्योंकि बहुत जगह आता है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक टर्म होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जैसे हम लोग सब लोग मान लेते हैं ना कि सारे कपूर एक जैसे होंगे, सारे गांधी एक जैसे होंगे, तो सारे डाइलेक्ट्रिक अब कांस्टेंट स्ट्रेंथ है, मान लिया सब एक ही होगा, है ना। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अगर तुम बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, ठीक है ना, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो हो सकता है कि इसके आउटर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हों वो पेरेंट एटम से डिटैच हो जाए। पेरेंट एटम से डिटैच हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, सर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो सिंपल सी बात है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मैंने आपको शायद पहले दिखाया भी था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक गेट्स आयनाइज्ड। अच्छा, आयनाइज हो गया तो किसकी तरह कन्वर्ट हो गया, सब कंडक्टर की तरह। तो जब तक इससे कम होगी, इस पॉइंट से कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तब तक तो सर वो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। पर एक पॉइंट के बियॉन्ड जाओगे तो इस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपका पोलराइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो सिंपल से मुझे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, दिस इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which dielectric breakdown occurs, जिस पे आपका डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में फ़र्क है। जो के होता है बच्चे वो क्या होता है, फिर से देखो रिपीट कर लो, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ये डायमेंशनलेस होता है क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशियो होता है। बाहर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है ना, तो के की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जितनी थी उससे आप किसको डिवाइड कर दीजिए, नेट सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ फील्ड लाइंस, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। रेशियो देखो ऊपर देखो आके फॉर्मूला बच्चे यहाँ लिखा है, के इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई नेट। तो ये रेशियो हो गया जो आपने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी थी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। तो श्योरली ये डायमेंशनलेस होगा, डन। लेकिन जब बच्चे आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो श्योर है
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट बेटा या तो आप वोल्ट पर मीटर लिखोगे या न्यूटन पर कूलम लिखोगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सर कोई इस तरीके से मैंने माइका लिया। माइका सबको पता है बेटा किसकी तरह बिहेव करते हैं सर, डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग होता है। तो अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा तो पता लगेगा सर वो जो माइका है, माइका के लिए बताया गया सर इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये सस्टेन कर सकता है, मैक्सिमम जितना वो झेल सकता है, मिनिमम जिस पर पोलराइज हो। तो ये वैल्यू बच्चे किसी ने बता दी सर, सिंपल 14 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्लियर? तो इसका मतलब समझे क्या होगा, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड 14 से कम लगाओगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन कंडक्टर की तरह। डाइलेक्ट्रिक होगा, उसमें कोई कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, पर जैसे ही तुम उसे 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सब ब्रेक डाउन अकर होगा। क्लियर? तो मैंने आपको शायद याद करो तो कैप्चर के कॉन्सेप्ट पर सिखाया था बेटा, जैसे एयर का कोई पूछे, जो एयर होती है क्या उसकी कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? सर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 3000 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर आती है। 3000 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब समझे क्या हुआ, अगर तुम एक कंडक्टर को, कोई मेटालिक कंडक्टर ले लो, उस पर चार्ज बढ़ाते जाओ, चार्ज बढ़ाते जाओगे तो सबको पता है जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 क्या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁶ को रीच करेगी? तो जिस पॉइंट पे आपका KQ/R² की वैल्यू 3 इंटू 10⁶ को रीच करेगी, उस टाइम पे क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। अरे ब्रेक डाउन तो बोलने की बात है, तुम्हें उस टाइम पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते यहाँ से, अर्थ तो रेडी है, यहाँ से एक स्पार्क निकलेगा और ड्यू टू दिस स्पार्क का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। तो जो स्पार्क्स आते हैं बेसिकली, कभी तुमने देखा हो तो दो डॉट छोटे छोटे, दो जैसे दो वायर लो, पास पास लेके आओ, तो जैसे पास लेते जाओगे तो जब उनके जो स्पार्क होता है इसका मतलब वहाँ की एयर आयनाइज हो गई। तो एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, जिस फील्ड पे आयनाइज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वीक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट जो मैंने डाइलेक्ट्रिक पे दिया वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका इफेक्ट देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कैप्सूल की प्लेट के बीच में रखें तो क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। एक बात पक्की हो गई कि सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लीनियर डाइलेक्ट्रिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/k टाइम्स हो जाती है, और हर डाइलेक्ट्रिक एक हाई मैग्नीट्यूड ऑफ